हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फिनिश किया कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इनहिबिशन का रिवर्सिबल पोर्शन यहाँ ख़त्म होता है। इरिवर्सिबल जो एंजाइम इनहिबिशन है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर या एंजाइम की किसी पॉकेट में इस तरीके से बाइंड हो कि उसकी बाइंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो वापस निकले ही नहीं और वो परमानेंटली एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए। अगर वो परमानेंटली बाइंड कर जाएगा तो सबस्ट्रेट वहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा तो उस सबस्ट्रेट के लिए वो एंजाइम मीनिंगलेस हो गया। तो इस तरह का जैसे कंप्लीट डीऑक्सीफिकेशन हो जाता है साइनाइड की प्रेजेंस में। साइनाइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन पे इस तरीके से बाइंड करता है कि अब उस पर ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो सकती। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे बंद कमरे में अगर लंबे समय तक आप धुआं रखें, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो, अगर किसी वुडन मटेरियल का या किसी भी पदार्थ का इनकम्प्लीट कंबशन हो और उसमें अगर कोई व्यक्ति है तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगी, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड का लंबे समय तक इनहेलेशन हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड इरिवर्सिबली बाइंड कर जाती है हीमोग्लोबिन से, एंड दैट विल कोज टू डेथ बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन जो है दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। और इसमें जो इसकी अमीनो एसिड चेन है उस चेन में 195 पोजीशन पे सेरीन है। सेरीन का रेजिड्यू उसके 195 पोजीशन पे प्रेजेंट है। वो जो 195 पोजीशन पे प्रेजेंट सेरीन है दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो एक्टिव साइट का जो सेरीन है अगर वो ऑक्यूपाई हो जाएगा तो इसका हाइड्रोलिसिस जो है प्रोटीन का नहीं हो पाएगा। और उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल आप बात करें, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल इनहिबिटर है जो ये काम को करेगा, सेरीन पे होता है OH ग्रुप। तो वहाँ आप ये लें DI क्या बोलते हैं इसको, FP, हाँ, फॉस्फेट है, फ्लोरो O CH CH3 CH3 O CH CH3 CH3 that should be the structure. This is a particular inhibitor, DIFP, diisopropyl fluoro diisopropyl, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया, diisopropyl fluorophosphate. This particular inhibitor is responsible for irreversible inhibition of chymotrypsin via interacting at 195 नंबर अमीनो एसिड सेरीन रेजिड्यू। और ये क्या करता है, यहाँ से आपका -HF और ये बनाता है CH2OP। इस फॉस्फेट के साथ ये जो लिंकिंग है इस ऑक्सीजन की इस फॉस्फेट से हो जाती है और ये परमानेंट बॉन्ड बन जाता है। अगर ये परमानेंट बॉन्ड बन गया तो क्या होगा, अब इस कैविटी में कोई नया जो सबस्ट्रेट नहीं आ पाएगा। नया सबस्ट्रेट नहीं आ पाएगा तो ये साइट ब्लॉक हो गई, और ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ, फॉस्फेट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ये इजीली ब्रेक नहीं होता, तो ये एंजाइम आपका यूजलेस हो गया। सो दिस काइंड ऑफ इनहिबिशन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल इनहिबिशन। और इरिवर्सिबल इनहिबिशन में आप एंजाइम को लॉस कर देते हैं, दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज लॉस्ट मेटाबोलिटिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ये बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, तो ये एंजाइम का क्या हो गया, आपका नुकसान हो गया।
रिवर्सिबल में क्या है कि कुछ समय तक इनहिबिटर अटैच हुआ, वापस हट जाएगा, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी पर, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आप इसे अलग नहीं कर सकते। अब बहुत सारे जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, बेसिकली आप अगर बात करें तो ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो यूज़ किए जाते हैं केयरलेसली। अब ये ऑर्गेनोफॉस्फेट अगर आप वेजिटेबल्स में और इनमें इनको इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं और आप रेगुलर उन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन करते हैं या रेगुलर इन इंसेक्टिसाइड्स के उसमें रहते हैं प्रॉक्सिमिटी में, तो आपके बॉडी में प्रोटीन हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसीजर है, वो प्रोटीन का डाइजेशन, उसका हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वो ये बहुत ही रिगरसली इम्पैक्ट करता है इस चीज़ को। सो we should know all about these kind of irreversible inhibitors, and in drug discovery and all kind of things हम इन चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं कि हमारा कोई भी ड्रग या मेडिसिन या कोई भी केमिकल इस तरह का नहीं हो जो इरिवर्सिबली बाइंड कर जाए बॉडी के किसी भी रिसेप्टर पे। ऑलमोस्ट 30,000 रिसेप्टर्स हैं जो किसी न किसी केमिकल को या किसी न किसी स्ट्रक्चर को रेस्पॉन्ड करते हैं, तो वो अगर इरिवर्सिबली बाइंड कर जाएगा किसी रिसेप्टर तो उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, एंड दैट में कॉज सम एलिमेंट और इट में कॉज डेथ ऑल्सो। सो हमें जो हमारी डिज़ाइनिंग होती है ड्रग्स की या मेडिसिन्स की, या हम नए नए एंजाइम्स वगैरह भी हम इन विट्रो डिज़ाइन करते हैं, उन डिज़ाइनिंग में ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि इस तरह का नहीं हो कि आप उसकी बाइंडिंग एफिनिटी को बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर दें, इनहिबिटर या एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट को, है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इनहिबिशन। नाउ वी विल डील विद कैटालिसिस। तो हमारे यहाँ वैसे हमने जनरल बात कर ली थी कि भाई एंजाइम किस तरह से कैटालिस करता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की भी हमने बात कर ली थी कि ट्रांजिशन जो स्टेट है वो किस तरह से इम्पैक्ट होती है, एनर्जी बैरियर कैसे छोटा हो जाता है, और जिसकी वजह से एंजाइम की जो रिएक्शन रेट एनहेंसमेंट प्रॉपर्टी है वो टाइम्स में होती है, 10⁻7 10⁻8 टाइम्स वो रिएक्शन रेट को बढ़ा देता है, एनहेंस कर देता है। तो ये सब जो चीज़ें हमने अब तक देखी उसमें एक टॉपिक और ऐड करते हैं हम, कैटालिसिस। तो है तो कैटालिसिस ही हो रहा है। कैटालिसिस को हम किस वे में देखेंगे, हम देखेंगे मेटल, अगर मेटल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है तो मेटल कैटालिसिस। अगर कोई एसिड बेस रिएक्शन रेस्पॉन्सिबल है, एसिड बेस कैटालिसिस या कोवलेंट कैटालिसिस या मल्टीवेरिएट कैटालिसिस, ये 4 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। मेटल कैटालिसिस, दैट मीन्स देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मेटल। इफ मेटल इज responsible to make catalysis, then it is characterized under metal catalysis. Then if any acid or base reaction is responsible to reduce the energy barrier to improve the rate of particular step, then it is called acid base catalysis. And if some nucleophilic interaction via covalent bond is there, then it is covalent catalysis. And the last one is there may be several steps in particular enzyme reaction या enzyme catalysis procedure. If there are multi type of catalysis involved in that particular mechanism or that particular action of enzyme, then you may say multivariate kind of catalysis. So we will discuss all kind of catalysis with the help of some examples. That's why you can understand the phenomenon of that particular catalytic activity. Okay, so first of all we will discuss about metal catalysis. You may wonder कि बहुत ज़्यादा, मतलब आप किसी
पर्टिकुलर किसी एंजाइम की कैविटी में ही अगर मेटल हो और उसके साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, जैसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में जिंक बना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेटल बॉडी में जो फ्री मेटल है, जैसे मैं बात करूँ जिंक की बात की, Fe है या कैल्शियम है, ये बॉडी में फ्रीली अवेलेबल है, बहुत सारी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी कोविड पीरियड चल रहा है, तो इन कोविड पीरियड देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेटल दैट इज़ जिंक इज़ एसेंशियल। इट शुड बी इन योर फूड हैबिट्स दैट यू विल टेक, एंड यू शुड टेक द जिंक aligned food materials. If you are not able to get these, then you should go through zinc acetate tablets, zincate नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये क्या कर रहा है, ये बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। मैं अभी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि ये क्या काम कर रहे हैं। अगर आप वाटर का जनरल H2O का pK वैल्यू देखें, pK क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ K एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 1/K। तो K जितना ज़्यादा होगा उतना pK कम होगा, मतलब K जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एसिड बनने का H+ रिलीज होने की संभावना है, जितना pK ज़्यादा होगा उतनी कम संभावना है। तो वाटर का होता है 14। अगर आप इनमें से कोई फ्री मेटल वहाँ प्रेजेंट है, मेटल आयन, तो दैट कैन रिड्यूस दैट पर्टिकुलर pK। जैसे अगर मैं जिंक की बात करूँ तो जिंक इसको कर देता है 8.7। अब जिंक अगर वाटर के साथ, ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है। जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करता है तो जिंक इज़ हैबिचुअल टू मेक सच काइंड ऑफ थिंग, इट इज़ इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ थिंग। सो ये जो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव, सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इम्प्रूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग H+। यहाँ से H+ निकलना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ये H+ यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। नाउ आप अगर देखें किसी रिएक्शन में आपको न्यूक्लियोफाइल की नीड है, वो न्यूक्लियोफाइल अगर H2O हो तो दैट इज़ पुअर न्यूक्लियोफाइल, बट अगर वो OH- हो दैट इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो अगर कैटालिसिस में 5 स्टेप हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, मल्टी स्टेप्स हैं, सेकंड थर्ड ऑलरेडी बहुत फास्ट है। तो अगर इनकी आप रेट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन की रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने जनरल काइनेटिक्स जब आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी फर्स्ट टाइम, देन आपने BSc में भी पढ़ा है और MSc प्रीवियस में भी केमिकल काइनेटिक्स था। तो आपको ये तो ध्यान होगा कि जो फर्स्ट थिंग जो हमें ध्यान रखनी है, स्पीड ऑफ रिएक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जो स्लोवेस्ट है, मान लो ये फर्स्ट स्टेप स्लोवेस्ट है और वो किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, ये H2O कर रहा था, अब उसकी जगह जिंक एसोसिएटेड H2O कर रहा है, तो एक्चुअल में वहाँ कौन अटैक कर रहा है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड इज फार 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 मोर रिएक्टिव देन H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो इसने क्या किया, इस स्टेप की रेट बढ़ा दी। नाउ इन सम स्टेप, इन 4th स्टेप देयर इज लिविंग ऑफ एनी, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया है तो वो किसी न किसी को सब्सटीट्यूट कराया, देन इट मे लीव डिफरेंट, देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ लिविंग ऑफ सच काइंड ऑफ अनदर न्यूक्लियोफाइल। तो जो लिविंग ग्रुप है वो भी क्या होगा, पुअर होगा निकलने में। उस लिविंग ग्रुप को लेने के लिए वहाँ Zn2+ अवेलेबल है। कोई नेगेटिव आयन अगर अटैक कर रहा है तो नेगेटिव आयन ही रिलीज होगा, तो उस रिलीजिंग नेगेटिव आयन को स्टेबिलिटी देने के लिए भी क्या है, जिंक प्रेजेंट था। इट विल ऑल्सो एनहेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप टू लीव। तो इसने क्या किया, इन दोनों स्टेप्स को इम्प्रोवाइज कर दिया, उनको बढ़ा दिया, उनकी रेट को इसने इम्प्रूव कर दिया बाई हेल्पिंग them to become better nucleophile and to become better living group। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है मेथाइल ट्राईफ्लोरो एसीटेट जो है, उससे आप जब एसिटिक एसिड बॉडी में प्रोड्यूस होता है तो आप उसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखें आप, CH3CO
OCH3, ये हो गया मिथाइल एसीटेट और ये हो गया मिथाइल ट्राईफ्लोरो एसीटेट। नाउ इस पे अटैक होने वाला था H2O का, ये रिएक्शन होनी थी। अब आपने क्या किया, यू हैव जस्ट इंट्रोड्यूस्ड जिंक। जैसे ये इंट्रैक्शन होता है, देयर इज टेंडेंसी ऑफ लिविंग H प्लस, इट इज लाइक दैट। नाउ तो जो आपका फर्स्ट स्टेप था वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस। क्या बना, CF3 CO minus OH OCH3 and this is associated with zinc. Okay, and now another H2O is there to carry this zinc, so ये इस इंट्रैक्शन की नीड ही नहीं है। नाउ यू हैव फ्री CF दिस नेगेटिव आयन OCH3 OH। okay, now what happens, now we need to eliminate this particular thing। ये जो मिथॉक्सी आयन है ये निकल जाए तो हमारा काम पूरा हो जाए। अब आप देखें कि ये जब वापस आएगा तो एक तो ये एलिमिनेट हो सकता है, एक ये एलिमिनेट हो सकता है। कार्बन की बजाय ऑक्सीजन का एलिमिनेशन, या ये एलिमिनेट हो सकता है, इसकी बजाय ये एलिमिनेट हो तो बेटर है। तो इसको एलिमिनेट होने में क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा OCH3 इस स्टेप में। ये जो फोर्थ स्टेप होगी इसमें क्या निकलेगा, थर्ड स्टेप में ये जब ये निकलेगा, आप इसकी बजाय क्या हो, यहाँ जिंक अवेलेबल हो, ये जिंक अवेलेबल हो, जिंक इज़ रेडी टू गेट नेगेटिव आयन, प्योरली नेगेटिव आयन। सो क्या होगा, Zn OCH3 इज देयर। सो दिस काइंड ऑफ इंट्रैक्शन इज बेटर। तो जिंक क्या करेगा, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग को, इसके रिमूवल को क्या कर देगा, जिंक फास्ट कर देगा एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज OH and in body that's generally in the form of this acetate because of general pH 7.3 is slightly basic. So what happens, इस प्रोसेस में ये स्टेप और यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल का निकलना, ये दोनों ही काम क्या थे, इम्पोर्टेंट थे। और इस इम्पोर्टेंट टास्क को पूरा करने के लिए ये जनरल सिंपल मेटल आयन जो है दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल एंड दैट इज़ क्वाइट कैपेबल टू मेक इट ईजी वाई आर मेकिंग दीज टू स्टेप्स फास्ट। So your slowest step is attack of H2O as a nucleophile, and now your slowest step become very fast because of OH minus. OH minus is better nucleophile, better than H2O, so it become easy. And some hesitation is there to be removed of methoxy negative ion, anion, methoxy anion. So to take care of that methoxy, zinc is there and it will eliminate your living group, your OCH3 is there, your living group. So this reaction is quite facilitated with the help of zinc ion. So zinc has played a role of catalyst. So such kind of reactions where metal ion is responsible for catalysis, they are known as metal catalyzed reactions. Okay, another kind is acid base catalysis. You know, H plus and OH minus or negative ion donor or negative charge donor or charge acceptor. So whenever such kind of interactions are available, then you may consider all these catalytic reactions in acid base catalysis. Okay, in next class we will discuss acid base catalysis and covalent catalysis. Okay, thank you.